जब कोई नीचे गिरता है ना और जब उठता है तो कोशिश करता है कि फिर कभी ना गिरे। जो व्यक्ति डॉक्टर बनने जा रहा था वो डॉक्टर तो बना, लेकिन राजनीति का डॉक्टर बन गया। हम तो उस तरह का डॉक्टर है जो नहीं बोलता है उसका इलाज करते हैं। तो राजनीति में तो बोलने वाले जीव के साथ रहना है। आप 3 बार आजसू के अध्यक्ष रहे, आज केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता है, इसको क्या मानते हैं, प्रमोशन या डिमोशन? संघर्ष जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेगा सेटिस्फाई कैसे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। आज मैं हूं आजसू के केंद्रीय कार्यालय में और आज हमारे साथ हैं आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत। डॉक्टर देवशरण भगत की छवि एक फायर ब्रांड नेता के रूप में रही है। ये ओजस्वी वक्ता है और गंभीरता से अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में आजसू झारखंड में एक प्रमुख पार्टी के तौर पर जानी जाती है और लगातार आजसू ने अपने फलक का विस्तार किया है। तो आज हम वर्तमान राजनीति और कई मुद्दों पर डॉक्टर देवशरण भगत से उनकी राय जानेंगे। देवशरण जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो डुमरी का उपचुनाव था आजसू के लिए बड़ा चैलेंज था। भाजपा के साथ मिलकर भी लड़े, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो जनादेश मिला इसका हम सम्मान करते हैं और बेबी देवी जो वहाँ से जीती उनको हम बधाई भी देते हैं। डुमरी का उपचुनाव हमारे लिए, पूरे गठबंधन के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण था और इस उपचुनाव में जो जनादेश हमें मिला है उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं और हम ये कहेंगे ना हम हारे हैं ना हम हार माने हैं। डुमरी में जिस तरह से भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, ये 3 विषयों को लेकर के हम लोग डुमरी उपचुनाव में आए थे, आज भी जनता वह यह महसूस करती है कि भय और भ्रम और भ्रष्टाचार वहाँ कायम है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, भय स्थापित करके, यह कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम JMM होता है ना, तो एम से मनी, मसल एंड मुर्गा, ये 3 चीजों का उपयोग करके इन लोगों ने एक तरह से कहे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करके जनादेश प्राप्त किया है। इसलिए हमने कहा कि न हम हारे हैं न हार माने हैं। 2024 में डुमरी उपचुनाव, डुमरी हमारे हाथ में होगा। हम पूरी बारीकी से वहाँ का अध्ययन किए हैं। ये देखें कि जनता त्रस्त है, जनता वहाँ मुक्ति चाहती है। वहाँ ऐसा लग रहा था कि वहाँ के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था और हमने एक विकल्प दिया है। निश्चित तौर पर 2024 में हम वहाँ पर किला फतह करें। रामगढ़ चुनाव जो था, रामगढ़ उपचुनाव हुआ, उसमें JMM का जो गठबंधन था वो हार गया था। भाजपा और आजसू का गठबंधन कारगर रहा था, लेकिन डुमरी में ऐसा क्या हुआ कि आप गठबंधन करके भी हार गए? कहीं भाजपा का पूर्ण समर्थन नहीं मिला, इसका कारण रहा? देखिए, इस तमाम जीत हार तो होता है, लेकिन हम कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि हम वो सीट नहीं ले पा रहे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कहे के कारण इस तरह का परिणाम आया है। अब हम इसको बाखूबी समझ चुके हैं और जो कमियां रही हैं इन कमियों को हम 2024 में दूर करेंगे और निश्चित तौर पर डुमरी विधानसभा हमारे हाथ में होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में होने हैं।
निश्चित रूप से भाजपा का गठबंधन साथ रहेगा और आप लोग मतलब 2019 वाली जो गलती है वो नहीं दोहराएंगे। तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं, आप और भाजपा जो साथ मिलकर लड़ेंगे? हम लोग पूरी तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ हम झारखंड के वर्तमान हालात को, जनता की जनाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नई सरकार बनाने की दिशा में हम लोग बढ़ेंगे। लोकसभा इलेक्शन में 14 में से 14 सीट जीतने का हम लोग सुनिश्चित करेंगे और बहुमत के साथ हम 2024 में आए, उसकी रणनीति हम लोग तय कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 2024 मुक्ति का वर्ष होगा और हम भय, भ्रम और भ्रष्टाचार, लूट और झूठ की सरकार, ये आतंक का जो माहौल है, दिन दहाड़े अपराधियों का जो खुली चल रहा है, ऐसे लगता है कि सरकार में अपराधियों का कब्जा है, सरकारी तंत्र उनके माध्यम से सारे पे चल रहा है। इसे मुक्त कराएंगे। 2024 में निश्चित तौर पर हम नई सरकार बनाएंगे। 2019 में सीट शेयरिंग को लेके आपके और भाजपा के बीच में गठबंधन टूटा था। 2024 में सब कुछ स्मूथली हो, उसको लेकर भी पहले से कोई प्लान है? क्योंकि अब तो समय काफी कम रह गया है और सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2019 के परिणाम के बाद हम लोगों ने बारीकी से सच्चाई को समझा है और जब कोई नीचे गिरता है ना और जब उठता है तो कोशिश करता है कि फिर कभी ना गिरे, संभल के चलता है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा गठबंधन जहाँ से भी लड़े, जिस सीट से भी लड़े, वहाँ जीते, सुनिश्चित हम करेंगे। इसलिए कोई ऐसा विषय नहीं होगा जिसको लेकर के गतिरोध हो। हम उन तमाम विषयों को बारीकी अध्ययन कर चुके हैं और समझते हैं कि हमें झारखंड की जनता को वर्तमान परिस्थिति से मुक्ति दिलाना है और जो आकांक्षाएं और जो उम्मीदें जगाई थी झारखंड में, उसको फिर से कायम करना। एक व्यक्ति जो वेटनरी का डॉक्टर बनने जा रहा था, वो राजनीति में कैसे आ गया? बहुत लोग आपको राजनीतिज्ञ के रूप में जानते हैं, लेकिन आपकी जो पृष्ठभूमि रही है उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो ये बताइए कि जो व्यक्ति डॉक्टर बनने जा रहा था, वो डॉक्टर तो बना लेकिन राजनीति का डॉक्टर बन गया, ये परिवर्तन कैसे हो? क्या जरूरत पड़ी आपको राजनीति में आने की? देखिए, 1986 में हम लोग अपने कॉलेज, वेटनरी कॉलेज में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थे और 87 में हम लोगों ने कंप्लीट किया। उस समय झारखंड आंदोलन को लेकर के, झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर के बुद्धिजीवियों का, छात्रों का और झारखंड मुक्ति मोर्चा, पहले से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड पार्टी, इस तमाम पार्टियां थी, लेकिन झारखंड अलग राज्य का लड़ाई मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। जमशेदपुर में स्टूडेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का और सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मेलन हुआ। हम लोग को भी आमंत्रित किया गया। हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक छात्र संगठन बनाना चाहता है आजसू के नाम पे, और वह छात्र संगठन उस पार्टी के अंदर काम करेगा। हम लोग कहे कि भाई ऐसे में तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हम लोगों ने स्पष्ट मंच में कहा, अगर आंदोलन के लिए छात्र संगठन बनाना चाहते हैं, आंदोलन के लिए छात्र और युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, तो स्वतंत्र छात्र संगठन बनना चाहिए और हम ही लोग के प्रयास से और असम स्टूडेंट्स यूनियन के तर्ज पर
ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन निर्मल महतो के सोच के आधार पर एक गठन हुआ और इसका पहला महाधिवेशन मेदिनीपुर बंगाल में हुआ, जहां नया से केंद्रीय कमेटी का गठन हुआ। ये आजसू छात्र संगठन उस समय बना और प्योरली इस सोच के साथ कि छात्र संगठन तमाम बिखरी हुई शक्तियों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, सबको एक मंच में लाएंगे और आंदोलन का नेतृत्व छात्र लोग करेंगे और उनका सहयोग लेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि संघर्ष गति पकड़ा। संघर्ष इतना विस्फोटक हुआ कि केंद्र सरकार को भी वार्ता करने के लिए बाध्य होना पड़ा और आज आप देख रहे हैं कि अलग राज्य बन के दिखाई। आप 3 बार आजसू के अध्यक्ष रहे, आज केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता है, इसको क्या मानते हैं, प्रमोशन या डिमोशन? नहीं, देख, हम एक कार्यकर्ता है। सबसे पहले हमारा एक मकसद है, हम लोग इस मकसद के साथ हमने अपना प्रोफेशनल जगह को छोड़ करके आया, क्योंकि हम तो डॉक्टर थे ही, नौकरी हमको मिला था और हमने नौकरी के लिए सर्टिफिकेट सबको सपने फाड़ा भी। जब हमने त्याग दिया, सपना देखे थे कि झारखंड अलग राज्य बनेगा, तो झारखंड अलग राज्य में झारखंडियों को, झारखंड में रहने वाले लोगों को ये एहसास करा सके कि वो गर्व के साथ कह सके कि हम झारखंड के निवासी हैं। पूरे भारत में सबसे आदर्श राज्य होगा और सबसे अव्वल राज्य होगा, क्योंकि यह राज्य हर माने में सबसे पोटेंशियल राज्य है। क्या नहीं है झारखंड में? खनिज संपदा है, वन संपदा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, फिर भी यह राज्य क्यों पिछड़ा है? आज इस राज्य का पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक मजदूरों का सस्ता मजदूरों का स्रोत के रूप में जाना जाता है, और जबकि दूसरे तरफ लोग कहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज संपदा है। ये जो पहचान बना है, इस तरह का विरोधाभास पहचान, हम इसको बदलना चाहते थे। हम चाहते थे झारखंड बनेगा तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को वो मान सम्मान और स्वाभिमान मिल पाएगा, पहचान मिल पाएगा और गर्व के साथ हम कह सकें कि हम उस राज्य से आते हैं जो देश में सबसे अव्वल राज्य है। लेकिन वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। राज्य बनने के बाद करीब 22 साल हो गए, सरकारें बनी, गिरी, सरकारें चल रही हैं, अल्पमत की सरकार भी चल रही, बहुमत की सरकार भी चली, लेकिन जो भूख है, जो प्यास है, जो जनाकांक्षाएं हैं, वो आज भी पूरा नहीं हुआ है। जो विषय उस समय थे, आज विषय मौजूद हैं। हम विषयों को हल करने की दिशा में नहीं, बल्कि खुद को बनाने की दिशा में हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने आज झारखंड में सब चीज़ रहते हुए जो कमी महसूस होता है, वो एक सर्वमान्य लीडर का या विजनरी लीडर का एक ऐसा नेतृत्व जो झारखंड के उन तमाम विषयों को समझता हो, बुझता हो और उस दिशा में योजना बना सके, प्लान बना सके और उसको धरातल पे उतार सके। ऐसा विजनरी लीडर का घोर अभाव है, जिसके कारण झारखंड की स्थिति नहीं बदली। आपके समय की जो आजसू थी और आज की जो आजसू, उसमें तेवर में बदलाव दिखता है। जो जिस आक्रामक तेवर के लिए आजसू को जाना जाता था, वो आक्रामक तेवर नहीं है। अब ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक्ट करती दिखती है। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, उस समय हम लोग आंदोलनकारी थे। आंदोलन और राजनीति ये दोनों बड़ा अलग अलग चीज है। जहाँ चुनावी राजनीति करेंगे तो जीतने को ध्यान में रखेंगे, और आंदोलन में आपका लक्ष्य स्पष्ट रहता है और पूरे जनमानस की बातों को लेकर के आप नेतृत्व करते हैं। तो आंदोलन के समय हम लोग नेतृत्व करें और हम लोगों ने बाध्य भी किया सरकार को। हमने जिस तरह से समर्पित होकर के लड़ाई लड़ी, कितने हमारे साथी जेल गए, लाठी खाए, बहुत सारे साथी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना साकार हुआ, मैंने एक मूर्त रूप लिया। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए लिया गया वो आज पूरा नहीं हो पाया। आजसू का जो मकसद पहले था, आज भी मकसद है, वही है। आजसू को हम लोगों ने पार्टी का स्वरूप दिया और पार्टी में हम युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, किसानों को, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों को, सबको एक मंच में लाने का प्रयास किए और उनके सोच के अनुरूप पार्टी को ले जाने का काम कर रहे हैं। और इस बार अब हम लोग का महाधिवेशन होना है
हम तमाम विषयों को फिर से चिंतन मंथन करेंगे कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं या जो हमारा लक्ष्य है उस दिशा में हम कहाँ तक बढ़ पाए। आप प्रखर वक्ता हैं, सांगठनिक क्षमता आपका जबरदस्त है, लेकिन इतने लंबे समय से एक पार्टी में रहने के बाद आप ना कभी विधायक बने ना सांसद बने, कभी इच्छा नहीं हुई कि हम सार्वजनिक मंच पे सार्वजनिक पद हासिल करें, या फिर आप संगठन को ही संभालने में पूरी क्षमता लगाने में विश्वास करते हैं? देखिए, एक एक कार्यकर्ता जड़ होता है और पार्टी धड़ होता है, और विधायक सांसद जितने बनते हैं वो तो फल है। जड़ रहेगा तभी धड़ रहेगा, और धड़ रहेगा तभी फल लगेगा। तो हम तो उस जड़ के मुताबिक रहना चाहते हैं, और जब तक पार्टी विस्तारित नहीं होगा, पार्टी मजबूत नहीं होगा, घर मजबूत रहेगा, तो आप खुद मजबूत महसूस करेंगे। पार्टी निश्चित तौर पर 2000 के बाद से कभी हम लोगों ने 5-6 विधायक भी देखा, कभी 2 विधायक भी देखा, हम उतार चढ़ाव काफ़ी दिखे हैं। तो जितना आदमी अनुभव करता है, जितना आदमी तपता है, उतना आदमी निखरता है। हम लोगों का इतने दिनों का अनुभव, एक आंदोलन का अनुभव, राज्य चलाने का अनुभव, ये दोनों अनुभव को हम समावेश करके एक झारखंड को बेहतर रूप से गढ़ना चाहते हैं। सभी लोगों को देख चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड आंदोलन का से उपजा हुआ पार्टी रहा, उनको सत्ता मिला, लेकिन वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। इतना तक कि जो संवेदनशील विषय हैं, स्थानीयता जैसे सवाल, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला सवाल, या जो आप कमिटमेंट किया उसको भी पूरा करने में असमर्थ रहा। अब उसका कोई ऑप्शन नहीं। अब क्योंकि हम क्षेत्रीय दल है, झारखंड के संघर्ष से उपजे हुए दल है, निश्चित तौर पर जनता हमारे ऊपर भी उम्मीद के साथ देखती है, क्योंकि हम युवाओं के दल से आते हैं। युवाओं के अंदर में हमारे प्रति बहुत सारी उम्मीदें हैं। हम संघर्ष में जो बातें लाए थे, जो उम्मीद जगाए थे, हम आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में इन तमाम विषयों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित तौर पर उन विषयों को, जो विषय हल नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों को, पार्टी को इस रूप में जानता है, हम आलोचना पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हम दूसरों की कमियां ढूंढ करके अपने आप को चमकाने नहीं चाहते, बल्कि हम जो करते हैं वही कहते हैं। हम विकास आधारित राजनीति करते हैं, सबको जोड़ करके राजनीति करते हैं। हम अच्छे लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और अच्छे लोग, अच्छा सोच, अच्छा पहल, तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। हमारा स्लोगन हमेशा से रहा है, सामाजिक न्याय और विकास। हम न्याय पे विश्वास करते हैं, सामाजिक समरसता पे विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं जो वंचित है उसको हक मिलना चाहिए, जिनके पास अभाव है उसको पूरा होना चाहिए, जो अपमानित है उसको सम्मान मिलना चाहिए, माने न्याय होना चाहिए। और उसी को लेकर के ही हम राजनीति को आगे ले जा रहे हैं या लोगों को जोड़ रहे हैं। पार्टी का विस्तार काफ़ी हुआ है। हम पूरे प्रदेश में, चाहे गंगा का किनारा हो या गढ़वा का किनारा हो, चाहे इधर कोडरमा का बिहार का बॉर्डर हो या सिमडेगा, संगठन का विस्तार हुआ है। हम पूरे प्रदेश के 260 प्रखंडों में और अभी 32,000 गाँव तक संगठन का विस्तार करने का हम लोगों ने योजना बनाया है। इस महाधिवेशन में हम पूरे 32,000 गाँव के लोगों का प्रतिनिधित्व करें, ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तो हम ये मान लें कि आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मर चुकी है, आपको नेतृत्व करने का कोई शौक नहीं रहा, ऐसा मान लें? ये जो नेतृत्व कर रहे हैं ये तो नेतृत्व ही है, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा क्या है? जनता की आकांक्षा ही हमारी महत्वाकांक्षा है। जब झारखंड के लोग खुशहाल होंगे तो झारखंड से बाहर तो हम हैं नहीं, झारखंड के लोग में से ही हम हैं। तो झारखंड में खुशहाली आए, कि बेहतर सरकार बने, झारखंड के लोगों की उम्मीद के अनुरूप सरकार बने, वो स्थापित करना हर नागरिक का फर्ज बनता है। हम अपना फर्ज का हिस्सा अदा कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि और लोग भी करें। आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं, और उसका अनुभव के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का जो स्तर है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, उस समय, जिस समय झारखंड आंदोलन था, हम लोगों ने झारखंड खबर नाम की एक पत्रिका छापते थे,
उसका प्रकाशित भी और संपादन भी हम लोगों ने किया। और उस समय वो आंदोलन की पत्रिका रहे। बाद में पार्टी में हम लोग एक भावना पत्रिका भी हम लोगों ने छापा। बुद्धिजीवी मंच का एक प्रखर करके एक पत्रिका छापा। आज जो पत्रकारिता है या जो दिखाई पड़ता है, या जो गांव देहात में जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे आप पूछेंगे तो कारपोरेट हो गया लोग, और कारपोरेट के आधार पे चलना है। आवाज़ें भी मूल्य पे तौली जाती है, ऐसा दिखाई पड़ता है। कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहाँ बिना माने अब सही चीज़ें आने के लिए बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, ये स्थिति है। और आज की स्थिति में कोई स्वतंत्र ढंग से टिक पाएगा? आप लोग खुद चला रहे हैं, आप लोग को महसूस होता होगा कि कैसा संघर्ष से गुजरना पड़ता है। हम लोग खुद महसूस किए थे कि एक बार प्रिंट किए तो दूसरी बार प्रिंट करने के लिए एक कागज़ जुगाड़ करना, उसको आर्टिकल जुगाड़ करना, फिर उसको प्रिंट में लाना, कितना मशक्कत, इतना खर्चीला होता है। और उस समय राज्य में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज व्हाट्सएप पे काफ़ी डिजिटल आ गया, तो आसान भी हुआ है और पहले से कम खर्च में भी आज आप आ सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना ही हो गया कि दूसरे तरीके से भी लोग अपनी बातों को रखने लगे। अब बातों को पहुंचाने का माध्यम भी बहुत सारा बन गया और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप जो पशु चिकित्सक बनते, वेटनरी डॉक्टर बनते और आप राजनीतिज्ञ बन गए, तो उसको नियति मानते हैं या फिर आपकी इच्छा ही थी राजनीति में आने की? देखिए, हम तो उस तरह का डॉक्टर है जो नहीं बोलता है उसका इलाज करते हैं। तो राजनीति में तो बोलने वाले जीव के साथ रहना है। माने यहाँ तो हम समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं और पूरे, क्योंकि हम लोगों के जहन में, क्योंकि हम तो जिस परिवेश से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, वहाँ से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ तक आ पाए। लेकिन हम लोगों ने जो गांव में महसूस किया और उस महसूस को ही, एक अभाव को ही एक ऊर्जा में बदलने का काम किया। ऐसे ही कि भाई अगर हम एक डॉक्टर बनने के बाद संघर्ष में आए हैं, हम एक चाहते हैं कि झारखंड बने और एक बेहतर झारखंड बने, एक आदर्श राज्य बने, तो वो सपना एक बड़ा सपना है। और एक व्यक्तिगत सपना तो कब के पूरा हो गया था कि हम डॉक्टर बनते, डायरेक्टर रहते, कब के जीवन जीते। लेकिन ये जो सपना है वो अभी अभी अधूरा है, अभी तो लड़ाई और बाकी है। तो इतना लंबे अरसे का जो पॉलिटिकल कैरियर रहा आपका, इतना कुछ संघर्ष, उसके बाद आप सेटिस्फाइड हैं अपनी स्थिति से? संघर्ष जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, सेटिस्फाई कैसे होंगे जब आपका प्यास ही नहीं बुझा है? तो आपका सपना था राज्य अलग, झारखंड अलग राज्य, झारखंड राज्य तो एक माध्यम है। सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, इससे ज्यादा की संख्या में भी विधायक रहे, तो सपना तो लगता है पूरा हो गया, या फिर आप कुछ और राष्ट्रीय पार्टी बनाने का को सपना देखते हैं? देखिए, हम लोग अभी तक सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं, अभी तक खुद वहाँ चढ़ के नहीं आए। हम चाहते हैं कि जो नीतियाँ हम बना पाए, जो सपना जनता ने देखी है, उस सपना को पूरा करने के लिए उस कुर्सी तक कैसे पहुँचे, उसका रणनीति बना रहे। पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में विस्तार करना और झारखंडी जनता के जनाकांक्षाओं का, आंदोलन के मूल्यों का को स्थापित करने वाली पार्टी के रूप में हम पार्टी को स्थापित करना चाहते हैं। बृहद झारखंड का जो सपना था, आप लोग उसके लिए काम भी किए, लेकिन अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिला, हमको लगता है। बृहद झारखंड का सपना अभी भी अधूरा है। अभी भी हम लोग उड़ीसा में, बंगाल में अपना सांगठनिक विस्तार कर रहे हैं। वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि भाई झारखंड का हिस्सा तो अलग हो गया, लेकिन हम लोग तो आज भी अपने आप को ऐसा लगता है कि हम कटे हुए हैं। हम उनके संघर्ष के साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोग फिर संघर्ष में आगे आए और कम से कम उस क्षेत्र को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, जिससे कि वो वहाँ की संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाज को, अपनी परंपरा को बचा सके और उन लोग भी अपना निर्णय खुद ले सके। इसलिए हम लोगों ने डिमांड भी किया है, बंगाल सरकार से भी, उड़ीसा में भी हम लोगों ने किया। जब डॉक्टर देवशरण भगत राजनीति में समय नहीं दे रहे होते तो क्या करते हैं? ये तो जब राजनीति में समय नहीं देते, मतलब आप किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, खाना बनाते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, ये तो
देखिए हम लोग का शौक उस तरह का रहा नहीं। हम लोग सीधा 24 आवर संगठन के लिए हैं, दिन रात संगठन के संदर्भ में ही सोचते रहते हैं, संगठन के विस्तार के संदर्भ में, पार्टी के को बढ़ाने के संदर्भ में चिंतन मंथन करते रहते हैं। और जहाँ तक फुर्सत मिलता है तो हम इन्हीं से संबंधित किताबों को पढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। और आप राजनीति में अपना आदर्श किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? देखिए देश आज़ादी में बहुत सारे लोग लड़े, हम लोग क्योंकि थोड़ा गरम दल के भी हैं, नरम दल के भी हैं, और हम लोग का कार्यक्रम हमेशा से अहिंसात्मक ढंग से रहा है। हम जो यहाँ झारखंड में जब हम जन्मे बढ़े स्कूल में थे, तो क्योंकि मेरे पिताजी खुद थोड़ा सोशल वर्कर थे, वो हमेशा उनका नाम भी ले लीजिए। वो स्कूल को, कॉलेज को स्थापित करने में उनकी भूमिका रही, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया, और वो कार्तिक बाबू के साथ हमेशा रहते। नाम ले लीजिए उनका। और मेरे पिताजी तो लोहराव राव नाम था उनका, तो शिक्षक थे, तो वो उन लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कार्तिक बाबू से हम काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से निकल के दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग की डिग्री ली, और उसके बाद राजनीति में आया, सेवा करने लगे। तो उन लोगों से हमने प्रभावित हुआ, और उसके बाद संघर्ष में आने के बाद हम काफ़ी संघर्षशील नेताओं से मिले, उन लोगों से प्रेरित हुए, और हमें लगा कि हमें भी अपना जगह सुनिश्चित करना चाहिए। जब आपके बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर देवशरण भगत इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियन है, कैसा लगता है ये संबोधन सुन के? अब कौन क्या कहता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे की आलोचना कम खुद करें, उसको ज़्यादा बोले, और जो सच्चाई है उसी को बोले। अंत में सिर्फ ये बताइए कि सर्टिफिकेट आपने क्यों फाड़ दिया था अपना? वो देखिए उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया था घर छोड़ो। सरकार, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन को गति देने के लिए जितना भी हम लोग शैक्षणिक रूप से सर्टिफिकेट प्राप्त किए थे, उसको हम लोग खरसवां, जहाँ गोली कांड हुआ था, वहाँ पर आहुति दिए, इस संकल्प के साथ कि आज के बाद हम लोग न घर जाएंगे जब तक झारखंड अलग राज नहीं होगा। उसके बाद संघर्ष गति पकड़ा, हमारे हजारों लोग स्कूल कॉलेज छोड़ करके कूच कर गए, संगठन में जुड़ने लगे, बंदी विस्फोटक होने लगा, हिंसक होने लगा, सरकार को बाध्य कर दिए लोगों ने। हमारे साथ अभी हसन जी हैं, ये भी आंदोलनकारी नेता है, ये भी उसी तरह से छोड़े हुए में से हैं। बहुत लोग जो अच्छे पदाधिकारी बनते, कोई IAS बनता, कोई IPS बनता, कोई BDO CO, ये सब बनता, सभी लोगों ने अपना जीवन, अपनी जवानी को त्यागा है। ये मुफ्त में मिला हुआ राज नहीं है, इसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्वाभाविक राज नहीं है। इस राज को पाने के लिए सैकड़ों साल से संघर्ष हुआ, कई एक लोग कुर्बानी दिए, तब कहीं ये राज मिला है। और इस राज को इस तरह से अगर जैसा अभी चल रहा है, ऐसा देखते हुए जितना आंदोलनकारी उनके अंदर में दर्द महसूस होता है, उनको लगता है कि इस तरह का राज का ना तो हम कल्पना किए थे और ना ही हम ऐसा सपना देखे थे। इसलिए आंदोलनकारियों के अंदर में काफ़ी दर्द है। वो आज ना उनको सम्मान मिल रहा है, ना उचित स्थान मिल रहा है, न झारखंड आंदोलनकारी अपने आप को असहाय सा थोड़ा महसूस करते हैं। लेकिन एक अंदर से ये खुशी होता है कि हम लोगों ने अलग राज बना दिया। अब तो हम रहे न रहे, ये राज चलना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राज क्यों बनाए थे ये बात बता के चले, जिससे आने वाले पीढ़ी उसके लिए संघर्ष करे। IDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। आपने